हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलो आईपीएससी चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो आईपीएससी चैप्टर में आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हम लोग। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डीयू, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बहुत काम में आएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हेडिंग अपना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डीयू ना, स्टार स्टार मार्क कर लो इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डीयू, डीबीई भी बोलते हैं। डीबीई का मतलब है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है बात ये। देखते हैं इतना इंपॉर्टेंट कैसे ये। तो ये क्या बताएगा अपने को? डीयू बताएगा अपने को, इट टेल्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग इन एनी गिवन कंपाउंड और मॉलिकुलर फॉर्मूला। कोई भी अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है अपने को, या कोई भी गिवन कंपाउंड दिया है, जैसे मैंने रैंडम मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख दिया C7H12, ये कोई रैंडम मॉलिकुलर फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अंदर रिंग है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करे बिना बता सकते हैं हम लोग डीयू की हेल्प से। तो डीयू ये काम करेगा कि कोई भी अगर फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले के अंदर अपने को बता देगा कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है। ठीक है बात ये। डेफिनेशन क्लियर है सबको कि डीयू का काम क्या रहेगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर में पहले से बता देगा ये कि कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट है क्या। ठीक है बात ये। अब डी यू कैलकुलेट कैसे करें? तो सबसे पहले हम डी यू कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोकार्बन में, और उसके बाद में हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें देख लेंगे किसी भी में। तो सबसे पहले देखना हाइड्रोकार्बन में डी यू कैसे कैलकुलेट करें। तो हाइड्रोकार्बन में डी यू देखना कैसे कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोकार्बन में अगर डी यू कैलकुलेट करना है तो क्या लिखा गया है? लिखा गया है डेफिशिएंसी ऑफ ईच 2H इज इक्वल टू 1 DU ना। दो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी, हर दो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी जो है वो 1 DU के बराबर होगी। और डेफिशिएंसी हाइड्रोकार्बन में कंपेयर किससे करना है? हाइड्रोकार्बन को कंपेयर करना है एल्केन से। सेम कार्बन वाला जो एल्केन है उससे कंपेयर करना है हाइड्रोकार्बन को। जैसे अभी जो क्वेश्चन बताया था मैंने तुम्हें, क्या था वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन था C7 और H कितना था उसमें? H लिखा था मैंने 12। तो ये कोई जनरल हाइड्रोकार्बन है। इसमें देखना है कितने हाइड्रोजन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। और कंपेयर किससे करना है? विद रिस्पेक्ट टू 7 कार्बन वाला एल्केन। 7 कार्बन वाला एल्केन है, तो एल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? एल्केन में हाइड्रोजन होते हैं कार्बन का डबल, और उसमें 2 ऐड कर दो तो कार्बन का डबल कितना हो जाएगा? 14। 14 में 2 ऐड करोगे तो 16। तो यहाँ पता चल जाएगा इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो एल्केन से ये है एल्केन, इस एल्केन के रेस्पेक्ट में देखो इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो इसमें तो 16 है, इधर 12 है, तो कितने की डेफिशिएंसी होगी? 4 की डेफिशिएंसी होगी। पता चला बात ये। और हर 2 की डेफिशिएंसी से 1 DU होता है, तो 4 की डेफिशिएंसी कितना DU हो जाएगा? 2 DU हो जाएगा। पता चला बात ये। अब एक बार डेफिनेशन को दोबारा देखो। डेफिशिएंसी ऑफ 2 E है ना, डेफिशिएंसी ऑफ ईच 2H इज इक्वल टू 1 DU। हर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी से 1 DU होगा। और कंपेयर किससे करना है? कंपेयर करना है सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन से। समझ गए इस बात को? तो चलो एक टेबल बनाते हैं और उसके अंदर हाइड्रोकार्बन लिखते हैं और उनके अंदर DU देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोकार्बन, इधर पास में लिखना उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट देखना है कितने हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ H, कितने हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी है, और लास्ट वाले कॉलम में बता देना DU। तो हाइड्रोकार्बन में लिख रहा हूँ सबसे पहले CH3 CH2 CH3, एल्केन ही लिख दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन है। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो तो 3 कार्बन है इसमें, तो C3 हाइड्रोजन तुम लोग काउंट कर सकते हो, 3 3 6 2 8, C3H8। अब इसमें देखो कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी के लिए इसको किससे कंपेयर करना है? इसको 3 कार्बन वाले एल्केन से कंपेयर करना है। ये तो खुद एल्केन है, तो एल्केन को एल्केन से कंपेयर करोगे तो 3 कार्बन वाले एल्केन में तो 8 ही हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो इसमें भी 8 है। तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि ये खुद एल्केन है ना। एल्केन को एल्केन से कंपेयर करोगे 3 कार्बन वाले से तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो एल्केन के अंदर DU 0 होता है। ध्यान रखना इस बात को कि एल्केन में कोई DU नहीं होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट रुकना नेक्स्ट के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। इस एल्केन की जगह अगर एल्कीन रहता
ये डबल बॉन्ड रहता। तो C3H6, अब इसको 3 कार्बन वाले एल्केन से कंपेयर करके देखो कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो 3 कार्बन वाला एल्केन तो इधर ऊपर ही रहता है, कितने हाइड्रोजन कम है इसमें? वहाँ पे तो 8 है, यहाँ 6 ही है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी है और 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी वाले कॉलम में तो लिख दो 2, और ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा था कि 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 DU रहेगा। पता चला बात ये? इट मीन्स एल्कीन में या डबल बॉन्ड के अंदर 1 DU रहेगा। पता चला बात ये? कैसे किया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितने अच्छे हैं, तो इस कंपाउंड को 3 कार्बन वाले एल्केन से कंपेयर करना है, ठीक है, और बाद में देखना डेफिशिएंसी कितनी है। तो 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी, इसलिए 1 DU। अब एल्काइन लिख रहा हूं मैं, एल्काइन में 3 कार्बन वाला एल्काइन लिखा, तो C3 और H कितना है इसमें? H4 है। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, और 3 कार्बन वाले ही किससे कंपेयर करना है? एल्केन से। देखो कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो इस बार तो 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी वाले कॉलम में लिख दो 4, और हर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी किसके बराबर होती है? हर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी 1 DU के बराबर होती है। तो 2 की वजह से 1 DU, तो 4 की वजह से कितना DU हो जाएगा? 4 की वजह से 2 DU हो जाएगा। पता चल पाया बात ये? समझ में आ रहा बात ये? डेफिनेशन को एक बार दोबारा देख लो अगर प्रॉब्लम हो रही तो। डेफिशिएंसी ऑफ ईच 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 DU। हर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी 1 DU के बराबर होगी। और डेफिशिएंसी पता कैसे करनी है? तो सेम कार्बन वाले एल्केन से कंपेयर करके देखो, पता चल जाएगा डेफिशिएंसी, है ना। लास्ट एक और लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना लास्ट वाले को। ये लिखा मैंने, साइक्लोप्रोपेन रिंग है ये। तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन तो 3 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन तुम लोग काउंट कर लेना ढंग से, 6 होंगे। हर कार्बन के पास में, कार्बन के 2 बॉन्ड तो दिख ही रहे हैं, इसके अलावा 2 हाइड्रोजन रहेंगे। हर कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसमें देखो, इसको एल्केन से कंपेयर करके, एल्केन पहले वाला है, पहले वाले से कंपेयर करके देखो कितने की डेफिशिएंसी आई। तो इसमें 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आई, और 2 की डेफिशिएंसी आई तो इसमें होगा 1 DU। इस तरीके से हम बता सकते हैं डबल बॉन्ड में कितना DU होगा, ट्रिपल बॉन्ड में कितना DU होगा, और रिंग में कितना DU होगा। समझ गए इस बात को? अब नोट करके एक शॉर्टकट लिखते हैं कि मॉलिक्यूल को देखते ही हम DU बता सकते हैं ना। क्या लिखोगे नोट में? नोट में लिखोगे 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। एक डबल बॉन्ड दिया हुआ या एक रिंग दिया हुआ, इसकी वजह से 1 DU होगा। देखो ये रिंग था, लास्ट वाला एग्जाम्पल, उसमें 1 DU आया था, और डबल बॉन्ड में भी क्या आया था? डबल बॉन्ड में भी 1 DU आया था। तो एक रिंग या एक डबल बॉन्ड की वजह से 1 DU होगा। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें, एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कितना DU होगा? 1 ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 DU। एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 2 DU होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देख लो ध्यान से, ये ट्रिपल बॉन्ड था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में DU कितना आया था? 2। तो ये नोट ध्यान में रखना है, इसमें नोट बोल दो या शॉर्टकट बोल दो, कुछ भी बोल दो। कंपाउंड को देखना है, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी और कुछ भी काउंट नहीं करना है, बस ये देखना है डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि रिंग है। एक डबल बॉन्ड है तो 1 DU, एक रिंग है तो एक रिंग के करस्पॉन्डिंग भी 1 DU, और एक ट्रिपल बॉन्ड अगर मिल जाए तो एक ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा 2 DU। समझ गए इस बात को? तो चलो ये कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन एग्जाम्पल सोल्व करो कुछ। इस मॉलिक्यूल में बताओ कितना DU है, कितना लिखूं इसमें DU? तो इसमें देखो, एक तो रिंग है, रिंग की वजह से 1 DU, और एक डबल बॉन्ड की वजह से DU। कितना DU आ जाएगा इसमें? सिंपल 2 DU आ जाएगा, है ना। 2 DU किस किस की वजह से? एक तो डबल बॉन्ड का हो गया, और एक हो गया रिंग का। समझ गए इस बात को? 2 DU रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से बताओ इसमें कितना DU है, कितना लिखूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें? तो एक तो रिंग है, रिंग की वजह से एक आ गया, एक ये रहा डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड इधर बाहर है, तो हर एक डबल बॉन्ड की वजह से 1 DU होता है। तो 2 डबल बॉन्ड हो गए तो डबल बॉन्ड का 2 हो गया,
और एक हो गया रिंग का, तो 3 डी होगा। 3 में से 2 तो है डबल बॉन्ड का, है ना, डबल बॉन्ड को डी बी लिख रहा हूँ मैं, 2 तो हो गए डबल बॉन्ड के, और एक हो गया रिंग की वजह से। समझे इस चीज़ को? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कंपाउंड में देखो क्या डी है, इसमें क्या ट्राई तुम लोगों ने, एक तो रिंग हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड की वजह से एक डी होता है, रिंग की वजह से एक डी, दो तो ये दिख रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कितना डी लिखा है, एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 2 डी होता है, तो टोटल कितना डी हो गया इसमें, तो 2 तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितना डी लिख दूँ इसमें, इसमें लिख दूंगा मैं 4 डी, तो इस कंपाउंड में हो जाएगा DU4। पता चला बात है सबको? तो DU लिख दो इसके अंदर 4, 4 के आगे क्या लिख दोगे, 4 क्यों है, एक तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कितना DU, ट्रिपल बॉन्ड 2 DU लेके आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 DU। उसके अलावा है एक रिंग और एक एक अपना DB, DB का मतलब डबल बॉन्ड, तो रिंग की वजह से एक DU आ गया और एक आ गया डबल बॉन्ड की वजह से, कितना DU हो गया टोटल, टोटल हो गया 4 DU। समझ गए इस बात को? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट काफ़ी फेमस कंपाउंड है, नाम है इनका बेंजीन ना, ऑर्गेनिक की बात चल रही है और बेंजीन का नाम ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान से करो, इसमें DU कितना है ना, कर पा रहे हो तुम लोग? लिख दूं मैं आंसर इसका? तो इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ 4, तुम लोग देखो, तुम लोगों ने 3 तो नहीं लिखा कहीं, तो आंसर रहेगा इसमें 4, है ना। 4 कैसे रहेगा आंसर, 3 तो डबल बॉन्ड दिख गए सबको, तो हर एक डबल बॉन्ड की वजह से एक DU, तो 3 डबल बॉन्ड की वजह से 3 DU, तो ये आ गया। नेक्स्ट एक ये रिंग भी तो है, तो रिंग का भी DU काउंट करना पड़ेगा, एक तो ये रिंग की वजह से एक, और 1 2 3, पता चला के बात ये, तो 4 DU में एक तो है रिंग और 3 है DB का मतलब डबल बॉन्ड। पता चला बात है सबको, रिंग की वजह से एक DU और 3 डबल बॉन्ड की वजह से। क्लियर बात है? तो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन दिए, ये सारे एग्जाम्पल थे हाइड्रोकार्बन के, तो हाइड्रोकार्बन में DU हम लोग आसानी से बता सकते हैं। क्या देखना है उसमें देखना है कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी, या तो ये देख लो या तो ये देख लो कि एक डबल बॉन्ड या एक रिंग है तो एक DU, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 DU। समझ गए इस बात को? नेक्स्ट है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो, हाइड्रोकार्बन नहीं दिया है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है ना, स्ट्रक्चर भी नहीं बना के दिया है, स्ट्रक्चर बना के दिया तो पता चल जाएगा अपने को कि रिंग की वजह से एक DU आ गया, डबल बॉन्ड की वजह से DU आ गया, है ना। तो स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया, रैंडम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया और पूछ रहे हैं उसमें DU बताओ, तो इसमें DU कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, मतलब अगर ये फॉर्मूला अपने को नहीं भी याद है ना तो भी हम क्वेश्चन कर देंगे। तो पहले एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में फॉर्मूले को देखेंगे कैसे आया, है ना। तो DU होगा C+1, लिख दो तुम लोग, C+1 माइनस H+X माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2, ये रहेगा DU कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है बात, ये C है कार्बन, है ना, C को पता ही है, H पता है, X क्या है, X है हैलोजन, और N तो हो गया नाइट्रोजन। तो कंपाउंड का फॉर्मूला देखना है, कंपाउंड के फॉर्मूले में नाइट्रोजन को माइनस करना है, जितने भी नाइट्रोजन है ना, थोड़ा और बेटर लिखते हैं इसको, थोड़ा बेटर क्या लिखेंगे, N का मतलब है नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन के एटम, हैलोजन एटम, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ नाइट्रोजन के एटम। समझिए इस बात को? तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है ना, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कुछ भी दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इवन हाइड्रोकार्बन में भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हाइड्रोकार्बन में भी लग जाएगा, हमेशा ये फॉर्मूला लग जाएगा DU कैलकुलेट करने के लिए। इस फॉर्मूले में एक कमी अगर तुम लोगों को लगी हो, तो कमी ये है
कि ऑक्सीजन अगर हुआ तो ऑक्सीजन को कैसे हैंडल करेंगे? तो ऑक्सीजन को कंसिडर ही नहीं करना है ना? ऑक्सीजन को ना तो प्लस करना है, ना माइनस करना है, कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन अगर कंपाउंड के अंदर है, तो उसको इग्नोर करके चलना है। पता चला बात ये? जितना भी ऑक्सीजन उन सबको इग्नोर करके चलो। क्या लिखेंगे? इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों में से दोनों भाई को इग्नोर करके चलना है। इफ ऑक्सीजन और सल्फर इज प्रेजेंट, देन इग्नोर देम, उनको इग्नोर कर देना। फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या लिखा है? नाइट्रोजन लिख दिया, हेलोजन लिख दिया, ऑक्सीजन सल्फर को इग्नोर करना है, तो ऑलमोस्ट सारे ले लिए आइटम। कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है क्या? है ना? चलो करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन इसमें लिखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक मिनट रुकना। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट रुको। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना C4 और H8 हाइड्रोकार्बन लिया मैंने, है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिए। इसके अंदर DU, तो इसके अंदर या तो फॉर्मूला लगा दो, नहीं फॉर्मूला लगाने की कहाँ ज़रूरत है? ये तो एल्किन का फॉर्मूला है, C4H8। एल्किन में हाइड्रोजन कितने होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के डबल। हाइड्रोजन अगर कार्बन के डबल है तो क्या लिख दोगे? DU, या तो सीधा लिख दो। एल्किन में एक डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड से एक DU होता है। किसी को फॉर्मूला लगाने का शौक है तो फॉर्मूले से भी DU कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला? कार्बन का नंबर +1 माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा और तो कुछ भी नहीं है। हेलोजन 0 है, नाइट्रोजन भी 0/2। तो देखो कितना आया? 5 और 8/2 4 हो गया, वो 5 - 4 कितना आ गया? DU 1 आ गया। फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन में तो हमें देखते ही पता चल जाता है, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। समझ गए इस बात को? चलो देखें दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन अपना, अब दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें। C5H10Cl2 हेलोजन एटम आ गया। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के पता चल जाएगा DU क्या है। फॉर्मूला क्या था? कार्बन का नंबर C+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, हेलोजन मतलब क्लोरीन तो हेलोजन है, तो 2 हेलोजन के एटम। नाइट्रोजन कितना है इसमें? तो नाइट्रोजन है इसमें 0, और इन सबको 2 से डिवाइड कर देना है। देखो क्या आएगा? 6 माइनस वो कितना है? 12/2, 6 - 6। तो इस कंपाउंड के अंदर 0 DU है। ठीक है बात ये? DU तो कैलकुलेट कर लिया, DU से इन्फॉर्मेशन क्या मिली है? इन्फॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ना तो डबल बॉन्ड हो सकता है, ना ट्रिपल बॉन्ड, और ना ही रिंग। ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो DU लेके आते हैं, और यहाँ DU हो गया 0। इट मीन्स ये कंपाउंड तो सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन में, है ना? रिंग भी नहीं हो सकती, डबल बॉन्ड भी नहीं हो सकता, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं हो सकता। तो ये DU का बेनिफिट है कि फॉर्मूला देखते ही बता सकते हैं DU कैलकुलेट करके कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, स्ट्रक्चर में कोई मल्टीपल बॉन्ड रहेगा या नहीं रहेगा। समझे इस बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, C3H13 नाइट्रोजन। इस बार नाइट्रोजन है हेलोजन की जगह, है ना? देखो ये कैसा रहेगा, फॉर्मूला लगाओ। क्या है DU का फॉर्मूला? 3 + 1 कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन, कोई हेलोजन है तो लिख दो, नहीं है, नाइट्रोजन है तो माइनस कर दो, /2। 4 तो शुरुआत वाला हो गया। नेक्स्ट वाला कितना हो गया? नेक्स्ट वाला हो गया 12/2। ये तो कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें ना। थोड़ा चेंज करूँगा इसको। C3H13 इतना सारा हाइड्रोजन कहाँ से हो जाएगा? C3 को C6 लिखो, अब चलेगा। H12, हाँ ये चल जाएगा। तो ये हो गया 7, और 7 - 6 तो कितना आ जाएगा DU इसमें? इसमें DU आ जाएगा 1। तो इस कंपाउंड में एक DU होगा। एक DU से क्या इन्फॉर्मेशन मिली? इन्फॉर्मेशन ये मिली कि इस पूरे मॉलिक्यूल में या तो एक डबल बॉन्ड होगा, या तो एक डबल बॉन्ड होगा, या तो एक रिंग होगा। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई एक DU से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाइट्रोजन को देख लिया हमने, हेलोजन को देख लिया, एक ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन वाला देखना क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, क्वेश्चन को देखते ही आंसर, ऐसा क्वेश्चन है C4H8O। क्या करें सॉल्व, कैसे करें? क्या बताया था कि ऑक्सीजन अगर लिखा है तो ऑक्सीजन को तो इग्नोर ही कर दो, ऐसे मान के चलो कि हाइड्रोकार्बन में कुछ ऐड ही नहीं किया, ऑक्सीजन को ऐड किया तो ये हाइड्रोकार्बन कैसा होगा? C4H8 जैसा। ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे तो C4H8 तो एल्किन का फॉर्मूला होता है, एल्किन का फॉर्मूले का मतलब इसमें DU एक होगा। पता चला? देखते ही बोल सकते हैं अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये चीज़ तुम लोग समझे हो, देख लो समझे कि नहीं समझे, है ना, बताना मेरे को, है ना। फॉर्मूला ही लगाना है तो 4 + 1 - 8, सब कुछ 0 है, ना तो हेलोजन है ना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन को लिखना नहीं है। 5 - 8 को 4, ये 8 होगा, उसको 2 से डिवाइड कर देना, 8/2, तो 5 - 4 = 1, एक DU हो जाएगा इस कंपाउंड में। सिंपल, वो तो देखते पता चल गया कि ऑक्सीजन को हटाओ, ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन में एल्किन का फॉर्मूला ये, एल्किन में एक DU होता है ना। बढ़ जाऊँ आगे, नेक्स्ट लिखोगे तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी एक एक करके एटम देखें, अब दो दो करके एटम देखते हैं ना। तो दो दो करके एटम में है C7H12N और N के साथ में Cl, क्लोरीन और हेलोजन दोनों एक साथ है। लिखो फॉर्मूला, क्या DU का फॉर्मूला? 7 + 1 - 12, हेलोजन को प्लस, नाइट्रोजन को -/2। कितना लिखूँ इनको? 8 - वो कितने हो गए, वो 1 1 तो कैंसिल आउट हो गए, दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों तो चले गए। 12/2, 8 - 6 = 2, 2 DU होगा इस कंपाउंड में। 2 DU से कुछ आइडिया लगा कि स्ट्रक्चर क्या होगी? या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या 2 रिंग हो सकती है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है? देखो 2 DU आ गया, 2 DU से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई अपने को? या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा इस कंपाउंड में, या तो 2 डबल बॉन्ड, या तो 2 रिंग, और कोई चीज़ हो सकती है क्या? एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। तो इस तरीके से आ जाएगी 2 DU। देखो इन्फॉर्मेशन मिल गई कंपाउंड के बारे में, है ना, DU निकालते ही। समझ गए इस बात को? बढ़ जाऊँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 6। इस बार सारे ही एटम कर देते हैं जो पॉसिबल है। C5H10, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को तो इग्नोर करना है, ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे तो इस वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन है खाली। तो 5 + 1 - 10, क्लोरीन को प्लस, नाइट्रोजन को माइनस, ऑक्सीजन को देखेंगे ही नहीं। तो DU कितना आ गया इसमें? 5 और 1 6, उधर कितना, 1 से 1 कैंसिल आउट, 10/2, तो 6 - 5 = 1, एक DU आ गया इस कंपाउंड में, है ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे, है ना। अब ये देखते हैं वो फॉर्मूला जो है वो कहाँ से आया है, क्यों इसको हेलोजन को प्लस कर रहे हैं, नाइट्रोजन को माइनस कर रहे हैं, इसको समझने का ट्राई करते हैं, और क्यों ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं, है ना। ध्यान से समझना इस चीज़ को, मतलब वो फॉर्मूला भी तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा। तो देखो इस चीज़ को कैसे करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहले तुम लोग इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो उसको इग्नोर क्यों किया? ऑक्सीजन बोल रहा है भाई मेरे को इग्नोर क्यों किया, है ना। तो देखते हैं भाई उसको इग्नोर क्यों किया ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोकार्बन सपोज ये था, कितने एच है इसके अंदर? इसके अंदर 6 हाइड्रोजन है। अब एक लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है उसको हटा रहा हूँ मैं, उसकी जगह वो लगा दिया। पता चला यहाँ तक, ये 3 हाइड्रोजन थे, 3 में से एक हटा के 2 ही बचे, और एक वो लगा दिया। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो एक H लगाना पड़ेगा। इट मीन्स ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल में ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में कोई कमी नहीं आ रही है। पहले 6 हाइड्रोजन थे, अभी भी देखोगे अभी भी 6 ही है। ऑक्सीजन को अगर कंपाउंड में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन में कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी, हाइड्रोजन में कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी, इसलिए ऑक्सीजन को इग्नोर करके चलते हैं। पता चला बात है, जितना स्टार्टिंग कंपाउंड में हाइड्रोजन है उतने ही बाद में रहेंगे, इसलिए ऑक्सीजन को इग्नोर कर देते हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट है, 1 मिनट रुकना, ये लाइट बंद हो गई है। नेक्स्ट है
नंबर 2, हेलोजन को देखते हैं कि हेलोजन को ऐड क्यों किया था ना। इफ हेलोजन इज प्रेजेंट, हेलोजन अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में CH3 और इसमें अगर एक हेलोजन लगा देंगे CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने X एटम, X बोलते हैं हेलोजन को, तो हेलोजन की वजह से हेलोजन एक H को कम कर दिया है। हेलोजन की तो एक ही वैलेंसी है, ये वैलेंसी लिख दी, तो हेलोजन एक H को कम कर देता है कंपाउंड के अंदर, और एक H को कम कर देते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए जितने हेलोजन हैं उतने उनको ऐड कर देते हैं, मतलब उतने H फालतू में हटाए गए होंगे बिना DU के। समझ गए क्या कहानी को? इस कहानी को तुम लोग समझ जाओ तो बेस्ट है कि हेलोजन को ऐड करने पे बिना फालतू का H हट रहा है ना, एक हेलोजन एक H को हटा रहा है, इसलिए हेलोजन को ऐड करते हैं कि हेलोजन H के जैसा ही काम कर रहा है। पता चली बात ये? और पता नहीं चली बात तो इस पॉइंट को याद रखो, अगर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिया ना तो क्या लिखोगे, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया और उसके अंदर हेलोजन है तो उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो लिखोगे ऐड हाइड्रोजन इक्वल टू हेलोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रोकार्बन। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ हेलोजन है, जैसे C5 लिखा है और H लिखा गया है 8 और 2 क्लोरीन लिखा गया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को अगर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो जितने क्लोरीन है ना उतने हाइड्रोजन लिख दो, C5H10, 2 हाइड्रोजन लिखो 10 हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन को तो हम देखते ही बता देते हैं, फॉर्मूले की कहाँ जरूरत है, समझ गए बात को? तो क्लोरीन जो है उनको हाइड्रोजन को जैसा ही कंसिडर करना है, तो 8 तो ये हो गए और 2 और हाइड्रोजन तो 10 हो गए हाइड्रोजन। क्लोरीन को हाइड्रोजन के जैसा कंसिडर करना है ना, क्योंकि क्लोरीन से हाइड्रोजन हट रहा था। तो इस कहानी को ध्यान रखो कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन दे रखा है तो जितने क्लोरीन है उतने हाइड्रोजन ऐड कर देना। तो ये तो आगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को हम देखते ही DU बता सकते हैं। कैसे देखते ही DU बता सकते हैं, ये फॉर्मूला जो है C5H10, ये तो एल्किन का फॉर्मूला है, एल्किन में एक DU होता है, तो इस कंपाउंड में कितना DU होगा, बिना फॉर्मूले पता चल गया कि DU होगा। पता चला बात ये? नेक्स्ट है नाइट्रोजन की बात। इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन देखना कैसे आएगा, नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो CH3 इसमें एक नाइट्रोजन लगाते हैं, ध्यान से देखते जाना, 3 हाइड्रोजन की जगह 2 ही हाइड्रोजन कर दिया, नाइट्रोजन लगा रहे तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है। इट मीन्स जो हाइड्रोजन हटाया उस हाइड्रोजन को वापस लगाओ। हाइड्रोजन तो इसने बराबर कर दिया अभी तक, पर इसका वैलेंसी 3 है, 3 का मतलब एक और हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आने से एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है, जितने नाइट्रोजन आते हैं उतने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इसको वापस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है उतने हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। समझे ये कहानी? तो क्या लिखेंगे, अगर कोई जनरल कंपाउंड दे दिया अपने को, है ना, नोट करके लिख दो या पॉइंट बना के लिख दो इस बात को। ऊपर वाले में क्या लिखा था, ऐड H इक्वल टू, है ना, रिमूव H इक्वल टू नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने नाइट्रोजन एटम हैं उतने हाइड्रोजन रिमूव कर दो और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन मॉलिक्यूल। क्या लिखा है, रिमूव H इक्वल टू नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन। मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा करने से। देखो कोई क्वेश्चन था क्या, पुराने क्वेश्चन पे लगाते हैं चीज़। ये क्वेश्चन, इसका हाइड्रोकार्बन देखना तो कैसे देखें, जितने नाइट्रोजन है उतने H रिमूव कर दो, तो C6 नाइट्रोजन एक है तो एक H रिमूव कर दो तो C6H12, ये तो एल्किन का फॉर्मूला हो गया, एल्किन में एक DU होता है। समझ में आई कहानी? तो कंक्लूड करूँ अब कहानी को, समझ में आ गई तो, है ना। तो कंक्लूड देखना अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, पूरी स्टोरी कंक्लूड करने जा रहे हैं यहाँ पे। या तो फॉर्मूला याद कर लो DU का, फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो क्या करें,
ऑक्सीजन आए तो ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है। हेलोजन अगर कंपाउंड में आ जाए तो जितने हेलोजन है उतने हाइड्रोजन ऐड कर देना है। नाइट्रोजन आए तो जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन माइनस कर देने हैं। हेलोजन में ऐड करने हैं और नाइट्रोजन में माइनस करने हैं। फॉर्मूला में देखना, नाइट्रोजन को माइनस किया था और हेलोजन को ऐड किया था। समझ गए पूरी बात? तो इन सारे फॉर्मूलों को देखो अब कितने जल्दी जल्दी सोल्व हो जाते हैं, ये स्टोरी पता चली तो तुम्हें। नाइट्रोजन की वजह से तो माइनस करना। चलो शुरुआत वाले क्वेश्चन से देखते हैं, पहले वाले से। ये तो हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन में देखते डी पता चल जाता है। ये क्लोरीन अगर मॉलिक्यूल में आता है तो क्लोरीन में अगर इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो क्लोरीन के बराबर हाइड्रोजन लिख दो, C5H12। C5H12 एल्केन का फॉर्मूला होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन होंगे कार्बन के डबल और उसमें 2 ऐड कर दो। और एल्केन में तो कोई डी नहीं होता है, तो इसको सोल्व करके देखो 0 डी आएगा। दूसरा अभी भी किया था, C6H13। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को क्या करना है? जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन माइनस कर दो, C6H12। C6H12 तो एल्किन का फॉर्मूला, एल्किन में 1 डी। फोर्थ क्वेश्चन, ऑक्सीजन को इग्नोर करना है, ये भी एल्किन हो गया, 1 डी आएगा इसमें, ये आ गया 1 डी। और देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओगे कितना माथापच्ची करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले कैसे करोगे? नाइट्रोजन बोलता है 1 हाइड्रोजन हटा दो, क्लोरीन बोलता है 1 हाइड्रोजन ऐड कर दो, दोनों मिलकर खत्म हो जाएंगे, हाइड्रोजन जितने हैं उतने रहेंगे, C7H12। और C7H12 में देख लेना डी कितना है। एल्काइन का फॉर्मूला होता है वैसे ये C7H12, और एल्काइन में 2 डी होता है। मॉलिक्यूल को देखते डी पता चल गया, देखो फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा। ये बेनिफिट है इसका, जो भी कहानी बताई उसका। और देखो और आगे आ रहे हैं, एन और Cl, ये बोलता है 1 माइनस करो, ये बोलता है 1 ऐड करो, इन दोनों ने किया खत्म अपने एक दूसरे को। ऑक्सीजन को वैसे इग्नोर करना है तो इस पूरे को इग्नोर कर दो। तो फॉर्मूला क्या है? C5H10, ये तो एल्किन का फॉर्मूला होता है। एल्किन मतलब डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में 1 डी। इस कंपाउंड में 1 डी आएगा, ये रहा 1 डी। समझ गए सारी बातें? कंक्लूड किया जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बुक में लिखा रहता है, उस क्वेश्चन को भी देख लो। कोई लोग बुक सोल्व करे, बुक में मिल जाए। ये क्यूब जैसा एक पॉलीहेड्रोन है, इसमें पूछ ले कि कितना डी है ना। एक बार तुम लोग खुद से कैलकुलेट करके देखो कितना डी आएगा। अगर ये पॉलीहेड्रोन है तो यहाँ ये जो किनारे हैं, इन किनारे पे कार्बन होगा। इस कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब एक क्या होगा? हाइड्रोजन। हर एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होगा। मुझे बताओ क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, तो कार्बन तो 8, और हर एक कॉर्नर पे अभी भी देखा था, हर एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन भी है, तो C8H8, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इसके अंदर डी पता करो, तो डी के लिए डी का फॉर्मूला लिख दो, क्या था? कार्बन +1 हाइड्रोजन, बाकी कुछ है नहीं, हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा डी। इसमें कितना होगा डी? 9 - 4 विच इज़ 5, 5 डी होगा इसमें, अगर क्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिया है इसके अंदर। समझ गए इस बात को? क्यूब के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर दे दें, टेट्राहेड्रॉन है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे दें, तो उनको कैसे हैंडल करना है। अब देखो, या तो ये जनरल फॉर्मूला लगा देना ऐसा, नहीं तो एक नोट करके यहाँ पे भी बात याद रख सकते हो। इन पॉलीहेड्रॉन, ये 3D स्ट्रक्चर जो बनाई है, इस टाइप की जो 3D स्ट्रक्चर हो, इन पॉलीहेड्रॉन, DU = नंबर ऑफ फेस, जितने फेस हैं -1, ये रहेगा DU। ये शॉर्टकट ध्यान में रख सकते हो। क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं? क्यूब में तो फेस होते हैं 6, -1, तो DU कितना हो जाएगा क्यूब में? क्यूब में DU हो जाएगा 5। पता चला बात ये? तो अगर पॉलीहेड्रॉन जैसा आ जाए तो ये कंसेप्ट चल जाएगा, छोटा सा ये शॉर्टकट। नंबर ऑफ फेस, कितने फेस हैं? क्यूब में 6 फेस होते हैं, पता है क्या? लूडो खेला है, लूडो में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 ही आ सकते हैं, तो वो 6 ही फेस है ना। 6 - 1 तो 5। इसी तरीके से अगर कोई भी पॉलीहेड्रॉन दिया हो तो फेस इज -1। तो DU को बहुत डिटेल में पढ़ा हमने, क्यों? क्योंकि DU बहुत सारा काम में आएगा, आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए DU को इतना डिटेल में पढ़ा है। अच्छे से कंसेप्ट समझना है ना, कंसेप्ट पूरे ध्यान से समझ लेना कि DU का मीनिंग क्या है और DU का यूज़ क्या है। DU का यूज मैं बता रहा था बीच बीच में कि अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, मॉलिकुलर फॉर्मूला से बता सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। समझ गए? तो चलो करें DU को विदा, है ना। बहुत एंटरटेन कर लिया DU को, आगे बढ़ते हैं।
तो डी यू का फेयरवेल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है अपना होमोलोगस सीरीज, है ना। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, देखते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज होगी बच्चों, सेम फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड है उनका एक ग्रुप होगा, उसको ग्रुप बोल दो या एक सीरीज बोल दो। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे जैसे हो गया एल्कोहल, तो 4-5 एल्कोहल लिखे हो एक साथ, एक कार्बन वाला एल्कोहल, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, है ना। तो उन सबको बोल देंगे वो सेम, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो वो एक ग्रुप जो है वो होमोलोगस सीरीज का ग्रुप है। पता चला बात ये। डेफिनेशन देखो एक बार इसकी, क्या लिखा है डेफिनेशन में। A group or series of organic compound each containing same functional group form a series called homologous series। पहले यहाँ तक पढ़ो। A group और सीरीज, है ना, कुछ कंपाउंड का ग्रुप होगा या कुछ कंपाउंड की एक सीरीज होगी, और उस सीरीज की खासियत क्या रहेगी, उस सीरीज के सभी मेंबर का या उस ग्रुप के सभी मेंबर का फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। तो उन सब ग्रुप को, वो जो एक ग्रुप है उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। पता चला कि बातें, है ना। सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड, सिंपल सीधी सी बात, सेम फंक्शनल ग्रुप वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे के सारे कंपाउंड एक सीरीज बनाएंगे, सीरीज का नाम है होमोलोगस सीरीज। ठीक है बात ये। नेक्स्ट क्या बात है, नेक्स्ट बात है कि जितने भी मेंबर हैं ये ग्रुप के, जो मेंबर हैं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप के नहीं, कौन से ग्रुप के, फंक्शन ये होमोलोगस सीरीज वाले ग्रुप के, तो उस ग्रुप के जो मेंबर हैं उन मेंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, होमोलोगस। समझ गए इस बात को। तो चलो लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ सीरीज का नाम लिखते हैं, सीरीज कौन सी है, एक टेबल में लिखते हैं इन सबको, और इस सीरीज का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है जनरल फॉर्मूला लिखना, स्टूडेंट को इसमें बहुत डाउट आता है। हमने डी यू पढ़ लिया, डी यू को अप्लाई करके यहाँ जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। तो सीरीज का नाम जनरल फॉर्मूला, इसमें लिखेंगे हम लोग फर्स्ट मेंबर सीरीज का, और नेक्स्ट लिख देंगे सेकेंड मेंबर सीरीज का। ठीक है बात ये। तो सीरीज में सबसे पहली सीरीज है अपनी एल्केन की सीरीज लिख दो सबसे पहले, सिंपल सीधी सी बात। एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है सबको, CnH2n+2। मीनिंग भी जानते हो ना इसका, मीनिंग क्या है इसका, जितने कार्बन हैं उनके डबल हाइड्रोजन, एन का डबल, और बाद में 2 ऐड कर दो। पहला मेंबर क्या होता है एल्केन का, एल्केन का पहला मेंबर तो बड़ा फेमस है, CH4 मीथेन, और दूसरा मेंबर हो जाएगा इथेन। ये हो गया एल्केन का सीरीज। दूसरा एल्केन के बाद में एल्कीन, इन दोनों को एक लाइन से सेपरेट कर देते हैं। दूसरा है अपना एल्कीन। बताओ भाई एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, CnH2n, पहला मेंबर इसमें 2 कार्बन वाला होता है, CH2 और दूसरा मेंबर लिखेंगे CH2 3 कार्बन वाला, ये हो गया दूसरा मेंबर। तो ये हो गया एल्कीन। एल्कीन और एल्काइन तक कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को फॉर्मूले याद है। दिक्कतें अब चौथा लिखेंगे तब आएगी। इसका भी बता दोगे फॉर्मूला, CnH2n-2, पहला मेंबर ये इथाइन होता है, पहला मेंबर CH3। तो यहाँ तक तो स्टोरी काफ़ी आसान थी। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है ना। यहाँ तक जनरल फॉर्मूला हो सकता है तुम लोगों को याद हो ना। ट्विस्ट ये है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा, कैसे लिखें अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। अल्कोहल में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है कि डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड की वजह से कोई डी नहीं आता है, इट मीन्स जो अपना हाइड्रोकार्बन है उसमें कोई डी नहीं है, और हाइड्रोकार्बन में कोई डी नहीं है तो हाइड्रोकार्बन तो रहेगा एल्केन के जैसा। एल्केन में कोई डी नहीं होता है तो हाइड्रोकार्बन रहेगा एल्केन जैसा, और कंपाउंड के अंदर एक ऑक्सीजन होगा। अल्कोहल तो एक ऑक्सीजन रखना पड़ेगा। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला। पहला मेंबर मिथेनॉल CH3OH, दूसरे मेंबर में एक कार्बन और ऐड कर दो, नाम होता है इसका इथेनॉल, जानेंगे इनका नाम IUPAC में। हो गया अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। एक चीज़ और ध्यान रख लेना,
एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला पता चल गया सबको, कैसे डिराइव किया हमने। एल्कोहल में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, सिंगल बॉन्ड में कोई डीयू नहीं होता है, और कोई डीयू अगर नहीं है तो हाइड्रोकार्बन वाला जो फॉर्मूला है, कार्बन हाइड्रोजन वाला जो है, ये तो एल्केन के जैसा रहेगा। ठीक है बात ये, समझ गए इस बात को। अगर समझ गए हो तो मुझे बताओ, लिखना नहीं है। ईथर का जनरल फॉर्मूला ड्रॉ करके लिखो, है ना, ड्रॉ करके बताओ नोटबुक में क्या आएगा। ईथर में भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, और ईथर में भी अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है तो ईथर का भी जनरल फॉर्मूला ऐसा ही होगा जैसा अल्कोहल का है। पता चला बात ये। तो ईथर को मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं जनरल फॉर्मूला अलग अलग कंपाउंड का लिख रहा हूँ, ईथर का जनरल फॉर्मूला ऐसा ही हो जाएगा। समझ गए बात को। ईथर का जनरल फॉर्मूला तुम्हें लिखना है, मैं लिख रहा हूँ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है कि डबल बॉन्ड से। एल्डिहाइड में तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, डबल बॉन्ड एक डीयू ले आएगा, एक डबल बॉन्ड एक डीयू के बराबर होता है। तो एक डीयू का मतलब हाइड्रोकार्बन वाला जो फॉर्मूला है वो एल्कीन जैसा होगा, ये इतना तो इससे मैच करेगा एल्कीन से, और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये लो भाई ऑक्सीजन लिख दिया। समझ गए इस बात को। मेंबर कौन सा लिखें एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का पहला मेंबर होता है एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये। दूसरा मेंबर CH3COH, है ना, एसिड एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड नाम होते हैं इनके। नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, नाम सीखेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट, तो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो और किस में रहता है एल्डिहाइड के अलावा। एल्डिहाइड के अलावा और रहता है कीटोन में। तो कीटोन का भी जनरल फॉर्मूला ऐसा ही हो जाएगा जैसा एल्डिहाइड का है। तो दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, इसलिए मैं कीटोन को नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक अलग है उसको लिख रहा हूँ। और वो देखो वो कौन है, वो है बड़े फेमस 5 मेंबर है उनकी फैमिली में, कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 मेंबर का कैसे पता चला आपने को, तो तुम्हें बता रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, वो सब मिला के 5 थे, 5 फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन रहता है क्या, इसमें एक डबल बॉन्ड रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर्मूला देखना, डबल बॉन्ड की वजह से जो हाइड्रोकार्बन वाला फॉर्मूला होगा वो तो एल्किन जैसा हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड रहता है। ऑक्सीजन एक नहीं है इसमें, ऑक्सीजन 2 है, तो CnH2nO2, ये रहेगा इसका जनरल फॉर्मूला। मेंबर लिखें इसका, पहला मेंबर एक कार्बन वाला, ये हो गया पहला मेंबर, है ना, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। दूसरा होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप याद कर लेना। फंक्शनल ग्रुप की टेबल बताए थे तुम्हें, 22-23 फंक्शनल ग्रुप बताए थे, है ना, 22 बताए थे, और 22 को काफ़ी रिड्यूस करके मैं 8-9 तक ले आया था कि ये तो याद कर लो, बहुत कम कर करते करते, है ना, क्लास में याद करवा दिए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही रहता है एक एस्टर, एस्टर में भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन रहता है, यहाँ ऑक्सीजन रहता है, इधर कार्बन की चेन रहती है। तो इसका एस्टर का जनरल फॉर्मूला भी कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा का जैसा होगा, तो जनरल फॉर्मूला एक जैसा है, इसलिए मैं एस्टर को नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कौन सा लिख रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर 7 पे लिखते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, हेलोजन अगर एटम लगता है किसी भी कंपाउंड में, हेलोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, और हेलोजन अगर लगता है तो हेलोजन की वजह से, हेलोजन जो होता है उसकी वजह से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, पता है बात ये। तो एल्किन, एल्केन के जैसा ही फॉर्मूला रहेगा, एल्केन के जैसा, ध्यान से देखते जाना, लिखना नहीं अभी। और यहाँ लिखा मैंने एक्स, तो एक्स की वजह से एक एच कम करना पड़ता है, बताया था थोड़ी देर पहले कि हेलोजन जब भी ऐड हो तो हेलोजन की वजह से एच कम नहीं करना पड़ता, सॉरी ऐड करना पड़ता है, ये मिस्टेक हो गई, तो एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n और 2+1 क्या हो जाएगा 3। तो जनरल फॉर्मूला ये रहेगा, क्या लिखूँ जनरल फॉर्मूले को, CnH2n+3 और एक हेलोजन का ये एटम। समझ गए इस बात को। पहला मेंबर क्या लिखूँ, CH3X और दूसरा मेंबर CH3CH2X। जनरल फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एक जगह लिख दे रहा हूँ मैं, जितने भी काम के फॉर्मूले हैं ऑलमोस्ट सारे आ जाएंगे यहाँ पे, और जो नहीं लिखे हैं उनको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि वो उनका फॉर्मूला कैसे आएगा। एल्काइल हैलाइड के बाद में लास्ट है अमाइन ना, अमाइन की जिसकी डिग्री पता की थी, लास्ट है अमाइन। अमाइन पे एक बार तुम लोग ट्राई करो, बाद में मैं लिखता हूँ अमाइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक बार तुम लोग ट्राई करो, सिखाया गया तुम्हें, है ना। तो चलो देखें अमाइन को।
तो अमाइन में क्या बताया था कि नाइट्रोजन जब ऐड होता है कंपाउंड में तो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा एच लेके आता है, तो नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन अगर एक्स्ट्रा, कुछ मिस्टेक हो रही है यार फॉर्मूले में अंदर, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा एच लेके आता है तो एच बढ़ जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, देखना एक बार। नाइट्रोजन एच एक्स्ट्रा लेके आता है तो नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसको चेंज करूंगा अभी, है ना। वापस सुनना ध्यान से, नाइट्रोजन अगर कम ऐड है कंपाउंड में तो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा एच लेके आता था, और सिंगल बॉन्ड से अगर नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो डी यू तो कुछ भी नहीं होगी, डी यू अगर कुछ भी नहीं है तो 2n+2 एल्केन के जैसा फॉर्मूला, और नाइट्रोजन एक्स्ट्रा एच लेके आया तो उस एक एच को ऐड करना पड़ेगा, और हेलोजन एच हटाता था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इधर देखो वापस ध्यान से, मैं रिपीट करूँ वापस, नाइट्रोजन अगर कंपाउंड में है तो नाइट्रोजन क्या करता था, एक एक्स्ट्रा एच लेके आता था, तो नाइट्रोजन में एल्केन के जैसा फॉर्मूला लगा देना है और एक एच ऐड कर देना है, तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हो जाएगा 2n+3, और ऊपर वाले में कर दी है मिस्टेक 2n+3, ऊपर वाले में तुम लोग बताओ करेक्ट क्या लिखूँ मैं, वहाँ एक एच रिमूव करना था, हेलोजन एक एच को हटाता है, 2n, ये एल्केन का फॉर्मूला, इसमें से एक एच रिमूव करोगे तो 2n+1 हो जाएगा वो, है ना। देख लेना एक बार, वो पुराना जब बताया था तुम्हें डीयू के टाइम पे, वही कंसेप्ट काम में लेना है इसमें, है ना। समझ गए इस बात को। मेंबर लिखे, अमाइन का पहला मेंबर CH3NH2, दूसरा मेंबर इथाइल अमाइन, हो गई। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि नाइट्रोजन की वजह से एक्स्ट्रा एच आ जाता है, तो उस एच को मैंने ऐड कर दिया ना। फॉर्मूला अगर देखोगे तो फॉर्मूला एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वैसा ही फॉर्मूला है, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा एच लेके आता है तो वो एक एच ऐड कर दिया, +2 की जगह +3 दिख रहा है, और हेलोजन एक एच को हटा देता है, +2 -1 करना पड़ेगा, इसलिए वो रहेगा, है ना। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट नोट करके एक बात लिखते हैं, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर है, देखो दो मेंबर लिखे हैं मैंने, फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर, इन सब का चाहे दो के आगे और मेंबर लिख दूँ, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, पांचवा मेंबर, कोई भी लिख दे, तो इन सीरीज की जो भी मेंबर है उन सब का जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा, और जनरल फॉर्मूला अगर सेम है तो जनरल फॉर्मूले से डी यू डिसाइड होता है, डी यू भी सेम रहेगा, तो जनरल फॉर्मूला और डी यू सेम रहेगा होमोलोगस सीरीज के मेंबर का, है ना। उनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस। दो बातें हो गई। नेक्स्ट क्या बात है, जनरल फॉर्मूला और डी यू सेम रहेगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती है, और फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। तो डिफरेंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा ये जो लिखा गया है, क्या लिखा गया यहाँ पे कि सक्सेसिव मेंबर डिफर बाई CH2 यूनिट या तो 14 मोलर मास। क्या मतलब है इस कहानी का, इस कहानी का मतलब ये है कि ये सेकंड मेंबर है एल्कोहल का, 2 कार्बन वाला। तीसरा जो मेंबर होगा, देखो तीसरे मेंबर में और इसमें क्या डिफरेंस है, तीसरे मेंबर और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया, एक CH2 ज़्यादा है, तो ये सक्सेसिव मेंबर हो गए, ये तो सेकंड मेंबर हो गया और ये हो गया थर्ड मेंबर। तो दोनों मेंबर में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस रहेगा, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाई CH2 यूनिट। और मोलर मास के टर्म में बात करें तो कार्बन का मोलर मास होता है 12, और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। मोलर मास में बात करेंगे तो 14 मोलर मास से डिफर करेंगे, समझ गए बात को। तो डिफर वाली बात को देखो, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाई CH2 यूनिट एंड 14 यूनिट इन मोलर मास, समझ गए इस बात को। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं बढ़िया सा, होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड, है ना, तुम लोग करके देखो तुमसे हो रहा है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है तुम्हें, सिंपल रखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट मेंबर ऑफ फर्स्ट मेंबर बोल दें क्या, फर्स्ट मेंबर ऑफ ए कंपाउंड containing both double and triple bond
एक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, उसका पहला मेंबर क्या होगा? इनका नाम होता है, आगे नाम जानेंगे हम लोग। डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्किन, एल्किन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आयन। इन कंपाउंड का नाम है एल्किनाइन। क्वेश्चन में ऐसे भी फ्रेम कर सकता था, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्किनाइन, एल्किन प्लस आयन। समझ गए बात को? उसके अंदर डबल बॉन्ड भी है प्लस आयन भी है, एल्किनाइन, है ना। कैसे लिखे पहला मेंबर इसका? तो पहला मेंबर देखो मैं लिख रहा हूँ, मुश्किल क्वेश्चन है ना थोड़ा। ट्रिपल बॉन्ड बनाया और इसके आगे डबल बॉन्ड बना दिया, चलेगा क्या पहला मेंबर? देखो कि ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, सही है क्या ये? तो इसमें सही क्या है? कुछ भी सही नहीं है। ये बीच में जो कार्बन है इसके बॉन्ड देखो कितने कर दिए, 3 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, 5 बॉन्ड। कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा। इस डबल बॉन्ड को यहाँ तो नहीं रख सकते, तो कहाँ रख सकते हैं? इधर रख सकते हैं। पता चला बात ये? तो कितने मेंबर चाहिए? कम से कम 4 कार्बन चाहिए, मेंबर नहीं, कम से कम 4 कार्बन चाहिए इस सीरीज के पहले मेंबर के लिए, है ना। तो ये सीरीज एक कार्बन से भी नहीं होगी, एक कार्बन का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। एल्किन अकेला हो या एल्काइन अकेला हो, उसमें भी 2 कार्बन चाहिए, है ना। तो इसमें पहला मेंबर जो होगा, फर्स्ट मेंबर के पास में, फर्स्ट मेंबर कंटेन 4 कार्बन, पहले मेंबर के पास में 4 कार्बन होंगे इसमें। समझ गए इस बात को? क्लियर है? ठीक ठीक सा क्वेश्चन था। मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा था इसका वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट था, उसमें थर्ड मेंबर पूछा था एल्किनाइन का। तो मैं सोचा कि अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है तुम लोगों ने ये, है ना, नाम और लिखना, तो मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, है ना। फर्स्ट मेंबर ही पूछ लिया था। तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था एक्चुअल, वो थर्ड मेंबर का था। तो तुम लोग ट्राई करना, थर्ड मेंबर अगर लिख पाओ तो थर्ड मेंबर कैसा होगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, लिख ही दोगे थर्ड मेंबर, है ना। ठीक है बात ये। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो है एसाइक्लिक, या एसाइक्लिक को बोल सकते हैं ओपन चेन, ओपन चेन वाले। दूसरे वाले का नाम है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। और कुछ बोल सकते हैं कि क्लोज चेन को? तो क्लोज चेन को तुम लोग चाहो तो रिंग भी बोल सकते हो, है ना। क्लोज चेन बोल दो, रिंग बोल दो, एसाइक्लिक बोल दो। ठीक है बात ये। एसाइक्लिक और साइक्लिक 2 कैटेगरी। नेक्स्ट ये एसाइक्लिक जो है, इसमें 3 अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हो गए 3 ये? एल्केन, दूसरा एल्कीन, और तीसरा हो गया अपना एल्काइन। जनरल फॉर्मूला याद है क्या? जनरल फॉर्मूला याद है तो नीचे इनका जनरल फॉर्मूला लिख देना, है ना। नेक्स्ट इसको अगर देखें साइक्लिक या रिंग वाला, तो रिंग वाला भी, एक मिनट, रिंग वाले को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो पहला है इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, और दूसरे वाले को बोलते हैं, दिख तो रहा है ना तुम्हें, दूसरे वाला है एरोमेटिक। पहला वाला एलिसाइक्लिक, दूसरे वाला एरोमेटिक। ये एरोमेटिक जो होता है, बेंजीन जो रिंग है उसके सिमिलर टाइप के से कंपाउंड कंसिडर कर सकते हो, है ना। बेंजीन रिंग के सिमिलर कंपाउंड, है ना। बाकी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत जनरल टर्म है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनिक के चैप्टर आएगा आगे जीओ से, और इसमें एरोमेटिक के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस खाली ये जान लो बेंजीन के जैसे कंपाउंड, है ना। बाकी अभी जान नहीं पाएंगे इसके बारे में, इसके लिए अपने को थोड़ी डिटेल थ्योरी चाहिए, है ना, और थोड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए केमिस्ट्री की। तो वो एक चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पढ़ाएंगे इसको डिटेल में, एरोमेटिक कंपाउंड को। तो एरोमेटिक कंपाउंड को जो छोड़ो, बात करते हैं एलिसाइक्लिक की। तो साइक्लिक कंपाउंड जितने भी हैं, एक कैटेगरी तो एरोमेटिक जो हम जानते नहीं है, उसके अलावा जो बच गए वो सब के सब हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है बात ये। तो एलिसाइक्लिक जो है इसकी फर्दर 2 कैटेगरी होती है, होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। नाम से पता चल पा रहा है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग के सारे मेंबर एक जैसे हो, कोई भी हेट्रो एटम ना है। जैसे ये 3 मेंबर की रिंग, तीनों कार्बन हो गए, 4 मेंबर की रिंग, है ना,
5 मेंबर की रिंग, सारे एटम एक जैसे होने चाहिए, है ना। ऑल एटम ऑफ रिंग आइडेंटिकल या सेम, या थोड़ा और बेटर वर्ड बोलो तो बोल दो ऑल मेंबर ऑफ रिंग आर कार्बन। अगर सारे कार्बन है तो वो हो गया होमोसाइक्लिक, कोई भी एक अलग हो गया तो हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। इफ एट लीस्ट वन हेट्रो एटम प्रेजेंट, कोई भी एक हेट्रो एटम आ गया प्रेजेंट इन रिंग, देन इट इज हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है बात ये। एग्जाम्पल उसका हेट्रोसाइक्लिक का, हेट्रोसाइक्लिक एग्जाम्पल ये है कि 3 मेंबर की रिंग में एक ऑक्सीजन लगा दिया, 3 मेंबर की रिंग और बीच में लगा दिया ऑक्सीजन। नेक्स्ट ये 4 मेंबर की रिंग थी, यहाँ बीच में नाइट्रोजन लगा दिया। 6 मेंबर की रिंग लिख दो, उसमें 2 ऑक्सीजन लगा दो। सल्फर भी लिख सकते हैं, ये सल्फर लिख दिया। तो ऐसे कोई हेट्रो एटम आ जाए, है ना, एक आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कम से कम एक आना चाहिए, तो उनको बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो क्लासिफिकेशन देखो, एसाइक्लिक जिनमें ओपन रिंग हो ना, ओपन चेन हो। साइक्लिक, साइक्लिक की 2 कैटेगरी। वैसे देखा जाए तो साइक्लिक हम लोगों ने इनकम्प्लीट ही किया है। इनकम्प्लीट कैसे किया है? एरोमेटिक को हमने जाना नहीं है। एरोमेटिक को कब जान पाएंगे? जीओसी में जान पाएंगे। एरोमेटिक के अलावा जितने भी साइक्लिक है सबका नाम के मैंने क्या बोल दिया? एलिसाइक्लिक। तो बस थोड़ा सा आइडिया रख लो ना, ये चैप्टर जीओसी पढ़ने के बाद में बहुत अच्छे से जान पाएंगे एरोमेटिक को। तो अभी याद करने का कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा सकता हूँ पर उनको याद ही कर पाओगे तुम लोग, है ना। याद करने के लिए बस एक बात बोली है मैंने कि बेंजीन के जैसे दिख जाए उनको एरोमेटिक बोल सकते हो तुम लोग। तुम्हारे मॉड्यूल में या बुक में कहीं क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, बेंजीन के जैसे दिख जाए उनको एरोमेटिक बोल दो, और उनके अलावा जो दिखे वो सब आ गए एलिसाइक्लिक। ठीक है बात ये। छोटी क्लास में ऐसे भी बोलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमा हो, और उस एरोमा से इनका नाम आया है। एरोमा क्या होता है? एरोमा का मतलब होता है सुगंध आना, फ्रेग्रेंस आना। तो सुगंध तो क्वेश्चन में को देख के सुगंध थोड़ी लेंगे, उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी लेंगे, है ना। अपने को कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना, तो उन सब चीज़ों को तो छोटी क्लास के लिए छोड़ दो, है ना। लास्ट एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, उस बात को लिख के इस ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसको ओवर करते हैं, है ना। लास्ट पार्ट ये लिखी है कि नोट करके लिख दो इस बात को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। इन 2 कैटेगरी में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, एरोमेटिक और दूसरा क्या हो गया? एलिफेटिक। एलिफेटिक में दोनों आ जाएंगे, चाहे साइक्लिक हो चाहे तो एसाइक्लिक हो। देखो ये कैटेगरी सही लगी, कैसी लगी? जितने भी एरोमेटिक, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एक तो हो गए एरोमेटिक, उसके अलावा ये साइक्लिक, एसाइक्लिक, इन सबको मिला के क्या बोल सकते हैं? इनको बोल सकते हैं एलिफेटिक। ठीक है बात ये। तो इस पॉइंट को एक को ध्यान रख लेना। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो वापस समस्या क्या है? समस्या ये कि एरोमेटिक जानेंगे तभी बता पाएंगे कौन सा एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक को याद रखने के लिए क्या याद रख सकते हो? बेंजीन और उसके जैसे कंपाउंड हो जाएंगे एरोमेटिक, है ना। एनसीईआरटी में 1-2 एग्जाम्पल भी दिए होंगे, एक तो बेंजीन रिंग दिया है, दूसरा नेफ्थलीन लिखा होगा, है ना। नेफ्थलीन लिखा है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर ऐसी होगी, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। एक हो सकता है एंथ्रासिन लिखा हो, 3 बेंजीन रिंग कनेक्टेड हो, है ना। तो ये सब चीज़ें अभी के लिए याद ही कर पाओगे तुम लोग, उस पर कंसेप्ट नहीं लगा पाओगे। कंसेप्ट लगाने के लिए अपने को जीओसी सीखना पड़ेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड को मैं अभी के लिए ये मान सकते हो छोड़ के चल रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे वो अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नेमिंग कैसे लिखना, आईपीएसी नेमिंग, है ना। मेन अपने को इस चैप्टर में सीखना है आईपीएसी नेमिंग। ये तो जस्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, आगे पूरी ऑर्गेनिक में जो काम आने वाला अपना। ठीक है बात ये। तो बताना ये क्लास कैसे लगा। जनरल फॉर्मूला तुम लोगों ने सीखे कि नहीं सीखे, कहाँ कहाँ दिक्कतें आए जनरल फॉर्मूला में। डीयू बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छे से रिवाइज करना डीयू को, है ना। ठीक है, तो चलो इसी के साथ में मैं ये क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।